पर्दे के पीछे ना छुपे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, फेस करें सिचुएशन को। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने भी ये सारी सूरत हाल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची में कितनी मकबूल है। हमने देखा कि जुम्मे को MQM के कारकुनान की हलाकत के बाद MQM ने यह फैसला किया कि हफ्ते के रोज उस योम सोग मनाया जाएगा। योम सोग का ऐलान किया, उसके चंद ही मिनट बाद हमने देखा कि रेंजर्स की तरफ से भी ये एलामिया जारी कर दिया गया कि किसी को जबरदस्ती दुकानें बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हफ्ते के दिन हमने देखा कि अवाम ने भी इस MQM के योम सोग को मुस्तरद किया, क्योंकि ज्यादातर बाजार खुला रहा, कारोबार चलता रहा, ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। तो ये कहा जा सकता है कि MQM की ये जो योम सोग की कॉल थी, इसको अवाम ने मुस्तरद किया। क्या MQM की मकबूलियत में कमी आ रही है और MQM की गिरफ्त कराची पर से कमजोर हो रही है, और क्या आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी MQM की मकबूलियत वैसी नहीं नजर आएगी जैसे कि हमें आम इंतखाबात 2013 में नजर आई थी? इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। शुक्रिया जी, आपने बुलाया जी। डॉक्टर साहब, MQM के बारे में तो ये बड़ा मशहूर था, और मशहूर क्या हमने देखा भी है कि चंद मिनट में जो है शहर बंद हो जाता था। जब भी हड़ताल की कॉल दी या योम सोग की कॉल दी, जब भी ये कहा कारोबार बंद रहेगा तो कारोबार बंद रहता था, ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा ट्रांसपोर्ट बंद रहता था। लेकिन ये इस मर्तबा क्या हुआ? आपने कॉल दी योम सोग की, लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दी। 80% कहा जा सकता है कि कराची खुला रहा। हमने ये कई बार कहा कि अब ये तासुर बहुत मुस्तहकम हो रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ ये कराची रेड ऑपरेशन की आड़ में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, चाहे वो जबरी गुमशुदगियाँ हों हमारे कारकुनों की, मावरा आइन या मावरा अदालत कत्ल हों उनके, या जो टारगेट किलिंग में हमारे लोगों को नामालूम अफराद कत्ल कर रहे हैं और उनके कातिलों को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। ये सारी बातें लें, हमारी सियासी आज़ादी पर जो है वो पाबंदी है, हमारी फलाही सरगर्मियों पर पाबंदी है, अल्ताफ़ भाई के ख़िताब पर, उनकी नशरियात लाइव उनके ख़िताब के नशरियात पर पाबंदी, उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यू पर पाबंदी, उनकी तस्वीर पर पाबंदी, यहाँ तक कि जो हमारी कामयाब तरीन और एक तारीख़ी रैली थी हफ्ते वाले रोज़, उसको भी चैनल को इस कदर मजबूर किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। मैं उस पर जरूर बात करूंगा, उसमें मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जमात जो कि कराची को मिनटों में बंद कर दिया करती थी, क्या हुआ कि योम सोग की कॉल एक दिन पहले दी गई लेकिन कराची बंद नहीं हुआ? क्यों अवाम ने ये रिजेक्ट कर दिया आपकी कॉल? मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ हो रही हैं और उसका एक मकसद है कि हमारा ग्राउंड छीन कर किसी और को दिया जाए। बहुत सारे बेनिफिशरीज़, सियासी वल्चर, सियासी गिद्ध मंडला रहे हैं कराची के सियासी मंजरनामे पर कि ये MQM का जिस्म ठंडा हो तो जो वर्सा तकसीम होगा उसको लेने के लिए कौन कौन आएगा, बल्दियाती इंतखाबात की आमद है। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे ख़िलाफ़ उसका सियासी एजेंडा है। तभी आज के टॉक शोज़ जो हो रहे हैं सारे, उसमें ये सवाल सबसे पहला है कि क्या MQM की मकबूलियत में कमी हुई? गोया कि सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को गुमराह करके कराची में इसमें किसी और सियासी जमात का तो ताल्लुक ही नहीं है। मैं सिर्फ सादा सा सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब इसका जवाब चाह रहा हूं। आपने कॉल दी कि कारोबार बंद रखा जाए, ट्रांसपोर्ट बंद रखा जाए, ये नहीं हुआ। और ये बड़ी अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि माजी में जब भी आपने या तो हड़ताल की कॉल दी है या योम सोग की कॉल दी है, कराची बंद होता था। इस मर्तबा ये बंद नहीं हुआ। शहजाद, ऐसा नहीं है। देखें, पहली बात तो योम सोग था, हड़ताल नहीं थी, रज़ाकाराना अपील थी, ज़बरदस्ती नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सियासी एजेंडा था कि ये जुज़वी तौर पर कामयाब रहे, जुज़वी तौर पर नाकाम हो। मैं कराची के सैकड़ों इलाके बता सकता हूँ जहाँ कारोबार दोपहर तक बंद था, उसके बाद खुलना शुरू हुआ। मैं उस डिटेल में जा ही नहीं रहा, मैं तो उसको मैंने भी बहुत सारे ताजरों से बात की है, मैंने एसोसिएशन से बात की इस प्रोग्राम में आने से पहले। वो कह रहे हैं कि 80 से 90% जो है कारोबार मामूल के मुताबिक था, कस्टमर भी था, ट्रांसपोर्ट भी था। अच्छा, मेरी बात सुने ना, मैं तो इसको चैलेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि चलें। जो हमारा यौम सोग था और कारोबार रज़ाकाराना ट्रांसपोर्ट बंद करने की अपील थी, लोगों ने उस पर हमें रिस्पांस नहीं दिया, मान गया मैं। लेकिन इसका मतलब है कि ये इस ऑपरेशन के पीछे इसका एक मकसद, एक सियासी एजेंडा भी है
किसी तरह ये बावर कराना है, साबित कराना है, जैसे NA 246 के इलेक्शन की बिसात बिछी थी तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि हमारा ग्राउंड छीन कर किसी और को देने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ तक कि हर टॉक शो के एंकर्स भी बेचारे इस तासुर में रहे, 7 से 11 बजे तक यही टॉक शोज होते थे कि कांटे का मुकाबला है और बहुत नेक एंड नेक फाइट। मेरी बात तो सुन ले, सियासी एजेंडा जो है वो किस तरीके से है, मैं यही तो बता रहा हूं। अब चलें आपकी बात का जवाब दे देता हूं। ये अब आपकी बात का जवाब देता हूं। जबरदस्ती नहीं होने देंगे। इतना डर और खौफ का आलम है, इतना हरासा किया गया है कि मीडिया चैनल के मालिकान ये बताते हुए कतराते हैं, उनके जो करंट अफेयर्स के इंचार्ज हैं, कि उन्हें जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू अल्ताफ है का चलाने का, उससे किसने बाज रखा और रोका वो नहीं बता पा रहे। लेकिन उनको पता है, परवेज़ रशीद साहब को पता है कि किसके फ़ोन गए और किन संगीन नताइज की धमकियां दी गई। तो एक मामूली से खौफ है, ये तो एक मामूली से खौफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस खौफ की हम बात कर रहे हैं ना जो कि कम हुआ है। जब हड़ताल या यौम शोक की कॉल होती थी तो शहजाद, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे ना, दिया जाता था ताकि अगले दिन कारोबार बंद रहे। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बात तो सुने, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो मान ली ना आपकी बात कि हाँ भाई नहीं बंद हुई, नहीं कारोबार बंद हुआ। आप उससे कोई भी नतीजा निकाल ले। अगर आप कराची की डायनेमिक्स को क्या ये पैमाना एक यौम शोक का बनाते हैं, आप खुशफहमी में मुब्तला हो जाएं कि आप खुश हो जाएं कि हाँ ये MQM की मकबूलियत कम हो गई। यही इलेक्शन से एक रात पहले हाल था NA 246 के, कि लोग खुश थे, बगले बजा रहे थे कि MQM का धड़म तख्ता हो गया, उसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई, लोगों ने अल्ताफ भाई को छोड़ दिया। हमने अगले ही दिन लाखों लोगों की रैली निकाल के साबित कर दिया, पूरे दिन रेंजर्स के टिकट चले जैसा कि वो कोई सियासी जमात हो, उसके टिकट चल रहे हैं। MQM की रैली की खबर ही नहीं दिखाई जा रही। आप खुद देख लें इस तनाजुर में कि क्या कोई कारोबारी शख्स, जब चैनल्स नहीं बता रहे, डर रहे हैं कि किसने पाबंदी लगाई है, तो क्या कोई कारोबारी शख्स ये आके बताएगा कि जबरी तौर पर दुकानें का, सुने मेरी पूरी बात हो जाए, कि जबरी तौर पर कारोबार खुलवाए गए, मार्केटें खुलवाई गई, पेट्रोल पंप, वो तो कुछ चैनल्स को दुआ दीजिए कि उन्होंने ये मंजर भी दिखा दिए, उन्होंने NA 246 में भी ये मंजर दिखाया। मुझे ये बात बताएं कि ये इसका फॉर्मूला तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जबरी तौर पे दुकानें बंद कैसे होती हैं, लेकिन ये जबरी तौर पे दुकानें खुलवाई कैसे जाती हैं, फिर इसका फॉर्मूला भी आप बता दें। मैं यही कह रहा हूं कि जबरी तौर पर दुकानें बंद कराना, कारोबार बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, तो सुना, ये पहली बार लोगों ने इस्तिलाह सुनी कि जबरी तौर पर खुलवाए गए हैं। अगर आप कैसे होता है, ये कैसे जबरी तौर पे कैसे खुलवाया जा सकता है सर? आप जाएं, 5 एंकर जाएं। मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, मैंने तमाम लोगों से बात की, एसोसिएशंस के लोगों से बात की, ताजर बरादरी से बात की, वो कहते हैं किसी ने नहीं खुलवाया। हाँ, तहफ्फुज़ देना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है, वो उन्होंने दिया, लेकिन किसी का शटर खोलो अपना, ये कैसे होता है? आप बताएं कैसे? इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनको ये पता था कि ये बात किसी के जरिए से भी वहां तक पहुंच सकती है। इस कदर एहतियात बरती जा रही है, इस कदर डर और खौफ है। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ना माने, आप भले मेरी इस बात से कन्विंस ना हो, मैं नहीं, आई एम नॉट हियर टू मेक यू एग्री, वी आर हियर टू एग्री टू डिसएग्री, कि हाँ बहुत सी बातों पे हम इख्तिलाफ हैं, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ बहुत ठोक बजा के कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, MQM के लिए ज़मीन तंग की जाए, इतनी तंग की जाए कि उसका मैंडेट छीन कर किसी और को दिया जाए। ये है, आप निकले सियासी एजेंडा नजर आया। मैं उस पर सवाल करूं आपसे। हाँ, देखिए, आपने ये कहा कि जबरदस्ती जबरी तौर पे दुकानें रेंजर्स ने खुलवाई जाकर। अगर बात ऐसी होती तो अगले दिन जब आपने एक प्रोटेस्ट किया, आपने जो है सड़कों पे आप निकले, तो फिर रेंजर्स आपको नहीं निकलने देती। देखिए, रेंजर्स ने सिंपल सा ये बयान दिया था कि जबरी तौर पे दुकानें बंद नहीं होंगी, प्रोटेस्ट करने का मना नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करने से मना किया होता तो शायद आप लाखों लोग जिनका आप दावा कर रहे हैं कि आपने सड़कों पे निकाले अगले दिन एहतजाज में, वो नहीं निकालने देते आपको। उन्होंने आपको नहीं रोका, आपके खिलाफ कोई रुकावट नहीं थी, आपने लोगों को निकाला, अपना एहतजाज किया। शहजाद, जबरदस्ती बंद नहीं होगा, सिर्फ रेंजर्स नहीं कहते, ये पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि कराची में स्ट्राइक कल्चर हम खत्म करेंगे। देखिए शहजाद, मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्राइक कल्चर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन मावराए अदालत कत्ल भी बंद होने चाहिए। बिल्कुल, इंसानी जिंदगी जबरी तौर पर जो लापता हैं, गुमशुदा हैं, पाकिस्तान का आइन वाज़ेह है, आर्टिकल 10 उसका क्लॉज 1 और 2, फिर फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 का क्लॉज A बिल्कुल वाज़ेह है, वो इजाज़त नहीं देता किसी भी इदारे को।
फिर ये जो 4-5 हमारे लोगों को जो कि तहवील में है इदारों की, कानून नाफिज करने वालों की, और झूठा मुकाबला दिखाया गया, सेफ हाउसेस की कहानी गढ़ी गई, ये सारी बातों के भी नफसियाती इसका इम्पैक्ट कोई अच्छा लोगों पर नहीं आ रहा। मैं तो बहस ही नहीं कर रहा, मैं तो मान ली ना, मैंने कहा कि हाँ तो कोई इदारा मेरा, मैं तो मान लिया, आप खुश हो जाएं। यहाँ पे नहीं कह सकते अगर हाउस में थे या जाली मुकाबला था या असली मुकाबला। अच्छा मेरी बात सुने, अगर पीटीआई खुश होती है, मेरे रेंजर्स के दोस्त खुश होते हैं, जमात इस्लामी खुश होती है, तो मैं उनकी खुशी को मैं उसमें रंग में भंग नहीं डालना चाहता। लेकिन कराची के अवाम की हिमायत और ताईद जो MQM के साथ है, अल्ताफ़ भाई के साथ है, उसको अगर इन चीज़ों से नापा तोला जाएगा, ऐसी सैकड़ों हमने स्ट्राइक या यौम सोग मनाए हैं जिसमें कोई जबर नहीं था, रज़ाकाराना तौर पे लोगों ने किए, जब उनको जबरी तौर पर खुलने के लिए नहीं कहा गया। ऐसा भी हुआ है, ये कोई पहला थोड़ी वाक़या है। लेवल पर हम आ चुके थे कि खौफ की जरूरत नहीं थी, फायरिंग की और बसें जलाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पता था कि घर में ही बैठो तो ज्यादा सुकून में रहोगे। लेकिन सर मैं इस बात से एग्री करता हूं, ये इस चीज का पैमाना नहीं है कि आप लोकल बॉडी इलेक्शंस में हार जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अवाम जब भी स्ट्राइक में दुकानें बंद रखती थी वो खौफ की वजह से थी। कोई अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता, कोई अपना माश तबाह नहीं करना चाहता। ये बात शायद अब MQM को समझ आ जानी चाहिए। नहीं, मेरी एक बात सुन लो, मेरी बात सुन। देखें, जब हमारे खिलाफ 92 में ऑपरेशन हुआ, 94, 95 में, 95, 96 में पीपल्स पार्टी ने किया, तब भी इसी तरह के यौम सोग हुए थे कि हमने अपील की थी कारोबार बंद करने की। असल में आपके पास वो सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं उस ज़माने के। आप देखते उस ज़माने में भी ऐसे कई यौम सोग हुए थे जिसमें कारोबार बंद नहीं हुए थे, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुए थे, लेकिन लोगों ने बगले बजाना, शादियाने बजाना शुरू कर दिए थे कि MQM का सफाया हो गया। लोगों ने अल्ताफ़ भाई से मायूस होकर जो है वो अपने घरों में जाकर बैठ के वो कारोबार, अच्छी बात है कारोबार करें, कौन कहता है ज़बरदस्ती बंद करो। हमारी तो पॉलिसी अरसे से नहीं है। इसमें शरपसंद कितने आके गाड़ियां जलाते हैं, शरपसंद आकर फायरिंग करते, वो सारी बातें ये बात की, और मैं इससे शहजाद बात यह कि तुम तुम्हारा कत्ल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चैनल, शहजाद बात है कि आपका चैनल और आप जैसे और एंकर्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं, हम उनकी कदर करते हैं। हम उनको ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वो और इन्वेस्टिगेशन भी करें, थोड़ा सा कराची की डायनेमिक्स को इतना ओवर सिंप्लीफाई एक घंटे के प्रोग्राम में ना करें। आपकी तरफ से भी मिसिंग है। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूं डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, 100% मैं इत्तेफाक करता हूं। हमारे कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते, हमारा आइन इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आप दरख्वास्त करें वजीर आजम साहब से, जिनकी हुकूमत है पंजाब में, जिनके भाई चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कभी इस आदादो शुमार पर गौर किया है कि सिर्फ इसी साल में कितने लोग जो हैं वो मावराए अदालत कत्ल हुए हैं पंजाब में? सैकड़ों में है। मेरे पास नंबर है लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, इसलिए वो नंबर कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नंबर सैकड़ों में जाता है। तो जिनसे आप कह रहे हैं मावराए अदालत कत्ल नहीं होने चाहिए, उन्हीं के सूबे में भी ये काम हो रहा है। तो इस चीज पे आप भी थोड़ा सा सर होमवर्क कर लें। देखिए, उनको तो मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं, लेकिन अब पूरे अब बैनुल अक़वामी मीडिया में, अखबारों में और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्टें आ गई हैं, जुलाई की और सितंबर की, और उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है मावराए अदालत कत्ल में, लापता, जबरी तौर पर गुमशुदा, लापता किए जाने वाले लोगों में। ये ओवरऑल पाकिस्तान के इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड दुनिया में, और हमारी रियासती इदारों, रियासती इदारों की साख को दाव पर लगाता है। इसीलिए कल की रैली में हमने नवाज शरीफ से तो कह के हम थक गए, अब तो दीवार से हमारी बात टकरा के वापस आ जाती है, वहां सर पीटना बेकार। हमने को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब एक नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया है MQM के इस्तीफों के हवाले से वफाकी हुकूमत ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि जब सियासी वक्त खराब चल रहा होता है तो सियासी फैसले भी गलत साबित होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने यौम सोग की कॉल दी, लोगों ने आके सपोर्ट नहीं किया, शायद ये इतना पॉपुलर टाइम नहीं था। आप लोगों ने इस्तीफा दिया कि हुकूमत वक्त पर थोड़ा सा दबाव डाला जाए, लेकिन हुकूमत वक्त पर दबाव नहीं आया, और इस वक्त ऐसा लगता है कि वो खास इंटरेस्टेड भी नहीं है आपसे निगोशिएट करने में, आपके इस्तीफों को वापस लेने में। शहजाद, ऐसा है कि सही वक्त पर सही फैसले होने चाहिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और उसमें एक तो आप फौरी तौर पर हम किसी भी फैसले पर कोई राय दे दें, फिर उसके एक दूररस नताइज भी सामने आते हैं।
हम तो ये समझते हैं कि हमने इस्तीफ़े दिए, उसके बाद पूरा ऐवान और सारी सियासी जमातें और बरादरी हमारे मसाइल की तरफ मुतवज्जो हुई और हमारा ये इंसानी बुनियाद, जो हमारे बुनियादी हुकूक़ ग़स्ब हो रहे हैं, हमारी इज़हार राय की आज़ादी ग़स्ब हो रही है, हमारी जो सियासी सरगर्मियों की आज़ादी है वो ग़स्ब हो रही है, जो आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि ये तो एक पूरा एक हमारा मुकदमा जो है वो क्रिएट हुआ है और इसको पूरी सब ने ये लोगों ने रिसीव किया उसको। तो हम तो ये समझते हैं कि उससे तो हमारा असल इशू बाहर आया। और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी क्यों बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? इसलिए बना रहे हैं कि कोई ग्रीवांसेस हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये आपका आईनी फ़र्ज़ है, कानूनी फ़र्ज़, अखलाकी इंसानी ज़िम्मेदारी है। आपको वैसे ही हमारी शिकायत का इजाला करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इस्तीफ़े दें। वापस लाने के लिए आपको पार्लियामेंट में वापस लाने के लिए या आपके इस्तीफे जो आपने दिए हुए उनको वापस लेने के लिए आखिरी कांटेक्ट हुकूमत की तरफ से किस शख्स का हुआ है और कब हुआ है? आखिरी कांटेक्ट तो उसी वक्त हुआ था जब हम इस्लामाबाद से दस्तबरदार हो गए थे बातचीत से। हमने विड्रॉ कर लिया था और हम वापस आ गए थे। तो डॉक्टर साहब मैं यही कह रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से मतलब वो आज फार्मर्स के इशू पे बिजी थे, कल डॉक्टर्स के इशू पे बिजी थे, नंदीपुर पे जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको वापस लाने के लिए वहां पे कोई हमें पेशरफ नहीं नजर आ रही। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब वो प्रेशर नहीं लेना चाह रहे या जो आपके मुतालबात हैं उनसे वो इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, अगर हुकूमत से हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि वो थोड़ी हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करे। ये जो सिविलियन और जमहूरी अमलदारी है, जो प्राइम मिनिस्टर का अपना आइनी और इंतज़ामी इख्तियार है, वो दाव पर लगा हुआ है। हमने उससे मुतालिक बहुत संजीदा, बहुत सीरियस सवालात उठाए हुए हैं कि ये हमारे दफातर पर छापे क्यों पड़ रहे हैं, हमारे दफातर क्यों बंद हैं, ज़कात की रसीदों को नाजायज़ असलहे के तौर पर क्यों ढूंढा जा रहा है, जैसे कि नाजायज़ असला ढूंढा जाता है। ये सारी बातें बार बार टॉक शोज़ में हुई हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म की अपनी जमहूरी, ठीक है, मैं इसीलिए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अब आपका अगला लाएमल क्या होगा? हुकूमत की तरफ आपने प्रेशर डाला, आपने इस्तीफों का कार्ड इस्तेमाल किया, कामयाब नहीं हुआ, अब क्या होगा? अगला लाएमल क्या होगा आपकी जानिब से? देखिए, अगर मेरे इस्तीफों का कार्ड मैंने कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया होता तो मुझे उसकी परवाह होती। आप एक मुबस्सिर हैं, एंकर हैं, आप ये कह सकते हैं, तो मेरे नज़दीक तो उसकी अहमियत ही नहीं है। अगर मैं असम्बलियों में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में अपने लोगों का मुकदमा नहीं लड़ सकता, उनके हुकूक के लिए मैं वहाँ कोई मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। स्पीकर के साहब के सामने मैंने कितनी मरतबा हमने वो फहरिस्तें दी हैं। चौधरी निसार साहब ने जो इस्तीफ़े के मौके पर हमारी तकरीर थी, उससे पहले आखिरी तकरीर में कहा कि ये सारी फहरिस्तें गलत हैं। क्या किसी उनके अहले खाना से मिलकर ये उन्होंने कहा था? ये जब बेहिसी हो, ला ताल्लुक़ी हो, तो मेरे नज़दीक तो फिर वो ऐवान तो दिखावे के ऐवान हुए ना भाई, जहां पर कोई ये सिर्फ चौधरी निसार साहब की तरफ से नहीं कहा गया, इदारों की तरफ से भी यही कहा गया है कि ये कोई मिसिंग पर्सन केस नहीं है। मामला यह है कि आप लोगों के जो कारकुनान थे, जिनको आप मिसिंग पर्सन कहते हैं, वो छुप गए हैं, वो लापता नहीं है, वो छुपे हुए हैं इस वक्त। देखें, छुपे हुए हैं और अब उन्हें हमारे रियासती इदारे बरामद कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं कि वो सेफ हाउसेज में हैं, और वो सेफ हाउसेज MQM ने ही बनाए हैं। तो जिन्होंने बना के उन्हें वहां मुगवी बना कर रखा है, डॉक्टर साहब तो एनकाउंटर में एनकाउंटर हो रहे हैं, वो तो मारे जा रहे हैं जो मुगवी हैं। लेकिन जो उनकी रखवाली कर रहे हैं, जो उनको पकड़ के जिन्होंने बिठाया है, उनका पता ही नहीं चला वो कौन है। वो सेफ हाउसेज कहाँ हैं? मीडिया को कोई विजिट नहीं कराया गया। वो सेफ हाउसेज में कोई मीडिया उसी वक्त कराना चाहिए था। अब अगर 4-5 दिन बाद सेफ हाउसेज दिखाएंगे तो कोई उसकी हकीकत को मानेगा? अगर ऐसा, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आपको तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए और इसकी हकीकत को निकालना चाहिए कि ये दो हमारे दावों को जो है वो झुटलाने के लिए दो दावे। देखें, एक तो ये कि हफ्से बेजा में है, गैर कानूनी हिरासत में है, गैर आईनी हिरासत में है, इसलिए जो है वो इस तरह जो है वो अब उसको कवर करने के लिए ये उनकी जो है वो किलिंग की जा रही है। और दूसरा हमारा दावा कि एक एनकाउंटर नहीं हुआ MQM के किसी कारकुन के साथ,
जो मतलूब था, नहीं था, छापा पड़ा, हर एक ने गिरफ्तारी दी जिसको पकड़ने के लिए आए। कोई रिटेलिएशन, मज़ाहिमत, मदाफ़, ये हमारे इन दो दावों डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आपने रेंजर्स के हवाले से बात की, लेकिन रेंजर्स का ये बड़ा अच्छा जेस्चर था, वो उनकी तरफ से जो है वो ऑफिशियल्स गए भी, रशीद गोडल साहब पर जो हमला हुआ उसके बाद उन्होंने मुलाकात भी की है। सवाल ये भी एक उठाया गया है कि रशीद गोडल साहब कुछ अर्सा पहले ही आपके पार्लिमानी लीडर थे, इतना बड़ा उन पर हमला हुआ, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मौत के मुंह से वो वापस आए, उस पर कोई एहतजाज नहीं, किसी किस्म का एहतजाज नहीं कि आपकी जमात ने, इसकी क्या वजह है? देखिए, उस वक्त जो मज़ाकरात हो रहे थे, उस मज़ाकरात को, टॉक्स को सबोताज करने के लिए ये रशीद गोडल के साथ सानिया हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद बाहर आकर, मैंने तो दबे दबे लफ्ज़ों में ये बात की, मौलाना साहब ने तो डंके की चोट पर बाहर आकर ब्रीफ करते हुए फजलुर रहमान साहब ने ये बात की, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी जब बात की तो यही सारी बात रखी। तो जब ये सारी बातें हों, अब अचानक किसी को आज ये सवाल का ख्याल आया कि उस वक्त आपने एहतजाज क्यों नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा उस वक्त फ़िक्र थी कि रशीद गोडल साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनके इलाज मालजे पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए। अगर टॉक्स हो रही हैं तो उसका माहौल अगर तबाह किया जा रहा है तो उसको कायम रखना चाहिए, उस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। अगर उसी वक्त हम शरपसंदों को ये मौका दे देते कि हम कहते कारोबार बंद करो, ट्रांसपोर्ट बंद करो, फिर आप रात को टॉक शोज कर रहे होते, फिर आप कह रहे थे लीजिए ये, लेकिन उसी साजिश का आपने अभी भी जिक्र किया कि वो साजिश एमकेएम के खिलाफ हो रही है, एमकेएम को सियासी तौर पर कमजोर करने की भी साजिश हो रही है, लेकिन फिर भी आपने 2 दिन पहले एहतजाज किया, तो उस वक्त भी वही सूरत हाल थी, सूरत हाल तो अभी भी बिल्कुल वैसी है। देखें, यही तो, ये तो सारी चीज़ों को शामिल करके है ना कि रशीद गोडल साहब पर किसने कातलाना हमला किया, ये क्या साजिश है, उसको बेनकाब करें। इसी तरीके से रशीद गोडल साहब के साथ मेरे हज़ारों कारकुनान हैं, जो आप किसी एक जगह पर पुलिस के किसी ऑफिसर से या रेंजर्स के ऑफिसर से पूछ लें कि जो एमकेएम के पास उनके अपने कारकुनान जो कत्ल हुए नामालूम अफराद के हाथों टारगेटेड किलिंग में, उनके कितने कातिल गिरफ्तार हुए हैं, तो शायद आपको ये जवाब मिलेगा, शायद ये मिलेगा। डॉक्टर साहब मुझे खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपका प्लान क्या है? क्या एमक्यूएम जो है वो हर साल की तरह खालें जमा करने की कोशिश करेगी, और जबरन तो खालें नहीं जमा करने दी जाएंगी इस दफा? देखें, जबरन तो कभी भी खाले जमा करने नहीं दी गई हैं। जहां किसी ने भी जबर किया, किसी खाले जमा करने वाली तंजीम से ताल्लुक़ हो, चाहे केकेएफ हो, एमकेएम का इदारा या कोई और इदारा हो, कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, कई लोगों को पकड़ा जाता है। उसमें जो केकेएफ के रज़ाकार हैं वो भी अगर करते हैं उनको भी पकड़ा जाता है, भी हो जाया करते हैं खालों के चक्कर में। मैं तो ये ऐसा नहीं कि जबरन नहीं जमा करी जाती, जबरन भी जमा की जाती हैं। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि देखें, जबरन जो जमा होती हैं, जिनकी शिकायत आती हैं, कानून हरकत में आता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमे बनते हैं। और बतदरीज एमकेएम ने भी ये कोशिश की है कि हम भी इतनी बड़ी जमात हैं, लाखों रज़ाकार हैं, सब पर एक साथ नज़र नहीं रख सकते, शरपसंद भी उसमें आते हैं, उसमें अपने मफाद के लिए भी लोग आते हैं, इन्फिल्ट्रेट भी किए जाते हैं कि हमें बदनाम करने के लिए हमारे नाम से एक खाले छीनी जाए और एमकेएम का नाम वहाँ पर यूज़ किया जाए, अल्ताफ़ भाई का नारा लगा दिया जाए। ये होता है। तो 80% का मैंडेट रखने वाली जमात के अंदर अगर ये सैकड़ों इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, लाखों हजारों कारकुनों में से, ठीक है, मेरा तो बिल्कुल आखिरी सवाल है, डिसिप्लिनरी कार्रवाई की निकाला ऐसे लोगों को, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासत कर इन हालात में, जी डॉक्टर साहब सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि इन हालात में सियासत करना ज्यादा मुश्किल है या कैट वॉक करना? देखें, मेरे ख्याल में ये तो एक मीडिया का काम है कि वो किस चीज़ को किस अंदाज से लेता है। मैं अपनी अगर वाइफ को लेने जाता हूँ, एक फेस्टिवल है जहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें उसका भी स्टॉल है, और वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स मुझे खड़ा कर देते स्टेज पर कि जहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा, वो स्टेज बना हुआ इस अंदाज से था कि वो ये महसूस हो कि कोई बाकायदा रैंप है, ना फॉर्मेट में था, ना मैं इन्वाइटेड था, ना मैं गेस्ट था। लेकिन एज अ शो स्टॉपर आपकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुए। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब का ये मुतालबा, ये तजवीज़ के रेंजर्स को करप्शन पकड़ने के लिए पंजाब में भेजा जाए और खैबर पख्तूनख्वा में भी दावत दी, क्या ये उनका मुतालबा दुरुस्त है, जायज़ है या नहीं? एक ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के नाम पर मुल्क को लूटा जा रहा है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान मुकमुका हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि सबसे बड़ी करप्शन जो है वो इस वक्त पंजाब में हो रही है, लिहाजा जिस तरीके का ऑपरेशन रेंजर्स की जानिब से कराची में किया जा रहा है, इस तरीके का ऑपरेशन रेंजर्स की जानिब से होना चाहिए पंजाब में करप्शन के खिलाफ। और उन्होंने ये भी दावत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर कोई करप्शन के खिलाफ एजेंसीज या रेंजर्स कार्रवाई करना चाहती हैं तो उनको इजाजत है। जमहूरियत के नाम पे आपने और मैंने एक दूसरे की करप्शन को बचाना था, तो आपने तो पीछे हट गए हैं। अब वो नवाज शरीफ बेचारा क्या करे, क्योंकि नवाज शरीफ तो ये कर रहा, पीछे तो बैठी हुई है पाकिस्तानी फौज। अब वो नवाज शरीफ फंस गया है, वो नवाज शरीफ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि फौज को पीछे हटे। मैं आज उन्हीं रेंजर्स को कहने लगा, मैं आज उन्हीं एजेंसीज को कहने लगा हूं कि आप पंजाब में भी जाएं। पंजाब के अंदर मेगा स्कैम्स हैं। जितना बड़ा डाका पंजाब में डाला जा रहा है वो मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में नहीं डाला जा रहा। जो काम हमें हुकूमतों को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था, वो कर रही है आज फौज पाकिस्तान की। जी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि रेंजर्स को करप्शन के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई करनी चाहिए, जिसपे आज चौधरी निसार साहब का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि ये रेंजर्स के इख्तियारात नहीं है कि वो करप्शन के खिलाफ किसी सूबे में कार्रवाई करें, ये गैर कानूनी अमल होगा। इसका जवाब आज नवाज शरीफ साहब ने भी दिया। फार्मर्स के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया आज 340 अरब रुपए का, लेकिन उस दौरान नवाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि हम यहां पर पैसा बनाने नहीं आए हैं और इस वक्त भी जो हम खर्च करते हैं अपनी जेब से करते हैं अपने मामलात पर। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। दयानतदारी के साथ काम होना चाहिए, दयानतदारी के साथ एक एक पाई खर्च की जानी चाहिए और उसमें जो है वो किसी किस्म की अपना बददियानती का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। हम कोई सरकारी खजाना इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पैसा बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने मामलात को चलाते हैं। क्या इमरान खान साहब की ये तजवीज़ के रेंजर्स को कार्रवाई करनी चाहिए करप्शन के खिलाफ, ये दुरुस्त है या नहीं, और ये क्यों उनकी तरफ से मुतालबा किया गया, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इमरान इस्माइल साहब, आज चौधरी निसार साहब ने जवाब दे दिया है कि रेंजर्स के ये दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये गैर कानूनी होगा ये कहना कि रेंजर्स जाकर पंजाब में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों ये गैर कानूनी मुतालबा किया इमरान खान साहब ने? मुझे तो ये समझ नहीं है कि ये रेंजर्स अगर सिंध में ये मामलात करे कि वो करप्शन के ऊपर हाथ डाले और वजीरों को पकड़े और पावरफुल लोगों को पकड़े, जो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में होता हुआ, और वहाँ से वो ठीक है। अगर यही रेंजर्स पंजाब में यही कार्रवाई करे तो वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी है। ये कैसे हो सकता है? एक ही मुल्क में दो तरह का निज़ाम तो नहीं चल सकता। अगर देखें, ये या तो ये कह दें कि जी पंजाब में करप्शन हो ही नहीं रही, जैसे हम पीपल्स पार्टी वालों को कहते हैं ना कि जी आप चीज़ों के पीछे ना छुपें, खुल के ये बताएं कि जी आपके यहाँ करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही। मैं तो आई गो अ स्टेप अहेड, मैं तो उनके वजीरों के नाम लेके उनसे पूछता हूँ कि जी मिसाल के तौर पर बताएं कि शर्जील मेमन आपका करप्ट आदमी है कि नहीं है, करप्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या मखदूम अमीन फ़हीम के अकाउंट में 4 करोड़ रुपए कौन सा ऐसा जिन। लेकिन इमरान साहब, आज चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि ये जो मैंडेट है रेंजर्स का, ये भी करप्शन पकड़ने के लिए नहीं है। सिंध में भी वो कह रहे हैं कि वो करप्शन पकड़ने के लिए उनको इजाजत नहीं दी गई है, उनका मैंडेट नहीं है। देखिए, एक्चुअली उनको जो रेंजर्स को जो मैंडेट दिया गया था, जो पूरे पाकिस्तान में देना है, वो मैंडेट ये था कि टेररिज्म को कर्ब करें। टेररिज्म में एक तरफ तो आप पकड़ते हैं टेररिस्ट, दूसरी तरफ आप पकड़ते हैं उनकी ब्लड लाइन। ब्लड लाइन उनकी क्या है? ब्लैक का पैसा, जो पैसा आता है ब्लैक मार्केट से, वो इनको जाता है। कोई अपना अकाउंट का चेक तो काट के नहीं देता होगा। उसके लिए आपको पकड़ना है करप्शन पे हाथ डालते हैं तो वहां पकड़े जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले और यहाँ पकड़े जाते हैं पीएमएलएन वाले। इनको भी पता है कि इन्होंने कितनी करप्शन की है, उन्हें भी पता है कितनी करप्शन की है। ये उनके ऊपर फोकस करके कि जी वहां पर सिंध में बिजी रहे, वो सिंध में ही सारी करप्शन हो रही है, उधर ही देखते रहे, इस तरफ हमारी तरफ ना देखें। हम तो दूध के धुले हुए हैं। इनका तो हाल यह है कि वो लगता ही है कि बिल्कुल बस अभी हरम शरीफ से निकल के सीधे इधर आ रहे हैं। कोई करप्शन हो ही नहीं रही पंजाब में। करप्शन अगर हो भी रही है, मेरा सवाल ये है कि ये पकड़ना किसका इख्तियार है? मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब को भी इंक्लूड करूं उसमें प्रोग्राम में। तारिक फजल चौधरी साहब, आज ये एतराज है मौजूद, ठीक है, आज जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज हो रहा है कि हम भी इतने अरसे से कह रहे थे कि ये करप्शन के हवाले से इदारे हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेंजर्स का ये काम नहीं है। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर छापा पड़ा था उस वक्त भी उनका ये एतराज था।
आज चौधरी निसार साहब कह रहे हैं जब पंजाब पे बात आई है कि ये रेंजर्स का इख्तियार नहीं है। मैं हैरान हूं कि जनाब इमरान खान साहब एक जमहूरी जमात के लीडर है और उनकी तरफ से ये गैर जमहूरी, गैर संजीदा और गैर आइनी मुतालबा है। और मैं उसकी वजाहत इस तरह करूँगा कि रेंजर्स के पास करप्शन के ख़िलाफ़ बराह रास्त इकदाम के उनके पास उनका मैंडेट बनता नहीं है, ना है, ना वो कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का बयान उस वक्त क्यों नहीं आया जब सिंध में पीपल्स पार्टी शोर मचा रही थी? मैं आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ, बगैर आपके सवाल के आ रहा हूँ। कराची में जो रेंजर्स ने, वो लोग जो करप्शन के केसेस में पकड़े हैं या जिनके नाम हैं, जिन पे तहकीकात हो रही हैं, उन लोगों ने करप्शन के पैसे से टेररिज्म के अंदर मुआवनत की और वह साबित हुई है। डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से ये बात आप ही के प्रोग्राम में मैंने देखा, बहुत सारी और जगह पे मैंने देखा, बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा कि उनके बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके राब्ते रहे, टेररिस्ट उनके अस्पतालों के अंदर आगे ज़ेरे इलाज रहे, उनकी एम्बुलेंसेज के अंदर सफ़र करते रहे, आप असला स्मगल करते रहे। अब ये फर्क है, आप कह रहे हैं कि पंजाब में जो हो रही है वो सिर्फ करप्शन है, जो करप्शन सिंध में होती है वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। करप्शन पाकिस्तान के हर सूबे में, दुनिया के हर मुल्क में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की गवर्नेंस बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में पंजाब में करप्शन में कमी वाक़ है, ये हमारी नहीं, तमाम बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट है। सिंध में क्या फर्क है जिसका एतराज आपने भी किया, और पंजाब में क्या मामला है? देखिए, ये तो जब वहाँ पे पंजाब में ये कह रहे हैं कि टेररिज्म पंजाब में है ही नहीं, सदन पंजाब में मदरसों के अंदर और जो दीनी वहाँ पे मामला चल रहे हैं, मालूम नहीं है वहाँ टेररिज्म क्या हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि राना सनाउल्लाह जो है वो टेररिज्म को बैक करते हैं। सर आप एक मिनट रुक जाए ना, आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। आपको ये नहीं मालूम राना सनाउल्लाह को बैक करते हैं? जिस वक्त खुलेगा, ये जिस वक्त खुलेगा तो पता चलेगा। ये तो आप ऐसे बैठे हुए बन के कि जी हम तो अनटचेबल्स हैं, बड़े खूबसूरत और बहुत पारसा लोग हैं, कोई पारसा नहीं है। यहाँ पे पता चलेगा जब ये ऑपरेशन होगा। आप लोगों ने इदारों को तबाह किया हुआ है, नैब के अंदर आपने अपने लोगों को भरा हुआ है, आप सियासी तकरीर का कोई फायदा नहीं है। बात आपके बयान की हो रही है, उसकी जस्टिफाई करें कि ये क्या बात है, मुंह शक्ल किसी की अच्छी है या नहीं है, वो बड़ा स्कैम है आपकी अच्छी है, दूसरे को छोड़ें। नंदीपुर के ऊपर मुझे अपने उसकी बात करें, बयान की अपनी आईनी हैसियत की बात करें। मुझे क्या पता कि नंदीपुर के पीछे जो है वहां से पैसा निकाल के आपने क्या किया, मुझे क्या पता। ये तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना। और इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? नैब को आपने जख्मी किया हुआ है, पुलिस को आपने जख्मी किया हुआ है, इदारा आपने कोई छोड़ा नहीं, पीआईए तक को तो आप हमने बर्बाद कर चुके हैं। कोई उसके अंदर जाके चेक नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं जाके चेक करे। ये सामने इमरान खान साहब ने ये भी कहा है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कि ये सारी इस वक्त कार्रवाई फौज कर रही है और नवाज शरीफ साहब के हाथ में तो कुछ नहीं है। फौज कार्रवाई कर रही है, पीपल्स पार्टी प्रेशर डालती है नवाज शरीफ पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सकते। सवाल देखिए जी, मैं आपको ये अर्ज करूं कि इमरान खान साहब का ये जो अभी आपने बयान, मैंने तो इसका बड़ा टेक्निकल आपको जवाब दिया ना। इमरान इस्माइल साहब ने खालिसतन एक सियासी तकरीर कर दी, एक जलसे की तकरीर कर दी, उससे इमरान खान साहब के बयान की ना कोई जस्टिफिकेशन निकलती है, ना उसकी आइनी और कानूनी हैसियत को कोई पता लगता है। मुल्क आप एक निज़ाम के तहत चलाते हैं जिसका उस निज़ाम का नाम है आइन, और इदारों को आइन के अंदर इख्तियारात दिए गए हैं। अब ये कह देना जनाब कि आपने पुलिस को ज़ख्मी कर दिया, फौज को ज़ख्मी कर दिया, रेंजर को ज़ख्मी कर दिया, नैब को ज़ख्मी कर दिया, ये सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन आप इन इदारों के ऊपर बात कर सकते हैं। काम कौन कर रहा है इस वक्त? आप जहां तक ताल्लुक है आपके इमरान खान साहब के इस बयान का, ये सच नहीं है। रेंजर्स इससे पहले भी कराची के अंदर मौजूद थी, पिछले 20 साल से मौजूद है। उसी तरह फौज का एक मुस्तनद इदारा है, वो गो कि वो वजारत दाखिला के अंडर है, वफाकी हुकूमत के अंडर है, लेकिन इससे पहले मौजूद था जब तक उसके साथ पॉलिटिकल विल नहीं थी। पाकिस्तान की तमाम कौमी क़यादत ने इकट्ठे होकर फैसले किए हैं, उस फैसले के नतीजे में दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग हो रही है, कराची में भी ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके अंदर सरमायाकारी भी हो रही है मुल्क के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी लीडरशिप, जब हम ये कहते हैं कि हमारी फौज काबिल फख्र फौज है, उनकी कुर्बानियां काबिल फख्र है, इस वक्त फौज को सपोर्ट करना, क्योंकि अगर आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जाएंगे तो तहरीक इंसाफ जैसी ऑपरेशन इदारों को अलग करके, उन्हें अंडरमाइन करके, और आप सिर्फ ये कह के कि सारा का सारा काम वो कर रहे हैं, आप उनको कितना खुश करना चाहते हैं। और आपने इससे पहले आपकी बुनियाद उन लोगों ने रखी है, पता है, लेकिन वो ऐसा कोई काम आपके लिए नहीं करने वाले कि आप इतनी खुशामद उनकी करें कि वो सारा आपके सर पे क्राउन रख देंगे, नहीं होगा। इनका ऑपरेशन आप करवा रहे हैं, उनकी तरफ सवाल 100% वफाकी हुकूमत करवा रही है और रेंजर्स कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे इमरान इस्माइल साहब एक बात के जवाब में ये कह रहे हैं कि आप खुशामदें कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी ये कहा, शहजाद ये करवा रहे रेंजर्स के थ्रू सिंध में, ये आप सुने इनकी बात, ये करवा रहे रेंजर्स के थ्रू सिंध में,
अच्छा, और वही रेंजर्स किसके बताते हैं इनसे ये पूछ रहे हैं कि मालूमात का अंदाजा हो जाएगा, जरा पूछ ले इससे। अच्छा, मेरी बात रेंजर्स बताते हैं किसके, पूछे जरा इनसे। मेरे सवाल इमरान साहब एक सेकंड, मैं सवाल फ्रेज कर लूं, उसके बाद आप इसका जवाब दे देगा। कल इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो फौज कर रही है और इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, तो ये क्या खुशामद करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है? क्योंकि 6 सितंबर को राहिल शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा था कि इस वक्त बलूचिस्तान में, कराची में जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सिविल और मिलिट्री का जो ताउन है उस वजह से मिल रहे हैं। शहजाद, सिंपल सी चीज़ है, देखो जैसे इन्होंने वहाँ यहाँ पे दबाया ना, तो वहाँ से जरदारी साहब ने फौरन चीख पुकार शुरू की। उन्होंने कहा कि जी हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे, फलां कर देंगे। इनकी पॉलिटिकल विल तो ये है कि मियाँ साहब के ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटेरिएट से FIA को मना किया गया कि गिलानी को नहीं उठाना, चोरी साबित होने के बावजूद नहीं उठाना। इनके ऑफिस से गया, क्या इनकी पॉलिटिकल विल तो यहाँ है। फिर उसके बावजूद ऑपरेशन अगर होता रहता है तो आपको नजर आता है कि वो सिंध वाले जो है वो कहते हैं कि जी अगर टेररिज्म का ऑपरेशन करना है तो करो, और अगर आपने करप्शन पे हाथ डाला तो हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। रेंजर्स को ये चीफ मिनिस्टर ने कहा, यही बात PMLN कर रही है। तारिक फजल चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी रेंजर्स का हक ही नहीं है टेररिज्म पे, उस पर करप्शन पे हाथ डालने का। इधर हक है जहां पे ये करवा रहे हैं, बकौल इनके ये ऑपरेशन करवा रहे हैं रेंजर्स के थ्रू, वहां हक है। ये एक शेर मैं सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ इनको, तारिक फजल चौधरी साहब को, कि यार अब ये अजब निजाम है तेरे महकदे का, जो वहां पिए तो हलाल है, जो यहाँ पिए तो हराम। ये सिंध में हलाल है ये ऑपरेशन के, यहाँ पे रेंजर्स कर लें सारा, आपके लिए दोनों जगह हलाल है, वही रेंजर्स वहां जाए तो हराम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।